गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन। तो बेसिकली कोरोजन कोरोजन क्या है? इट इज अ जनरल टर्म। मेटल्स जो है, मेटल्स वीक पड़ जाती हैं टाइम के साथ, कमज़ोर हो जाती हैं, या उनके अंदर ये कह लो कि अभी आप टेक्निकल टर्म्स में बहुत मेजरली तो ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन टाइम के साथ मेटल्स का वीकअप हो जाना, एनवायरनमेंट की वजह से उनका डिस्ट्रॉय होना धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। तो ये सभी मेटल्स में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल से बताया गया है। सिल्वर अगर हम नोटिस करें तो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ उनके ऑक्साइड बन जाता है और वो काले पड़ जाते हैं, एक ब्लैक सा लेयर उनके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं या कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन लेयर जम जाती है, ये भी इसका ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। सॉरी, दिस इज बेसिकली कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो कहीं पे यानी कि वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ या किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके टाइम के साथ एनवायरनमेंट में रहते हुए मेटल्स का जो धीरे धीरे डिके हो जाना है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और आयरन का भी एक एग्जांपल है। आयरन के केस में भी ये बहुत ज्यादा होता है, और आयरन के केस में इसको हम कहते हैं रस्टिंग। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कोरोजन एंड रस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोरोजन एक जनरल टर्म है, सभी मेटल्स के साथ होता है, मेटल्स समय के साथ वीक पड़ जाती हैं। लेकिन जो रस्टिंग है, रस्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ कोरोजन इन केस ऑफ आयरन। तो आयरन को के कोरोड होने के प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपकी बुक में ये दिया गया है। तो यहाँ पर वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स। इनमें तीनों में हमने 3 टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स ले रखे हैं यहाँ पे, और लेकिन सभी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एनवायरनमेंट अलग अलग है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एयर भी है ऊपर में, और मॉइस्चर भी है वाटर के कारण, और जो नेल्स हैं वो आधी इसमें डूबी हुई हैं और आधी इससे बाहर हैं। यानी कि जो आयरन नेल्स हैं, लोहे की बनी हुई जो कीलें हैं, उनको मॉइस्चर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, और एयर भी उनको मिल रही है रिएक्ट करने के लिए। जो टेस्ट ट्यूब बी है उसको अगर आप देखोगे तो वहां पर मॉइस्चर तो मिल रहा है, वाटर तो मिल रहा है इसको, क्योंकि वाटर के अंदर डूबी हुई है, लेकिन एयर नहीं मिल रही है। तो एयर नहीं है वहां पर। यहाँ पर पहले में एयर और वाटर दोनों थे, वहां पर वाटर है, एयर नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ऊपर में एक ऑयल की लेयर यहाँ पे लगा दी गई है, ये कॉन्टैक्ट तोड़ने के लिए, ताकि ऊपर से कोई एयर इसमें डिसॉल्व ना हो सके। तो सेकंड केस में बी टेस्ट ट्यूब में क्या है कि यहाँ पर एयर नहीं है, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपका न एयर है, सॉरी एयर है लेकिन मॉइस्चर नहीं है। एयर इज देयर बट मॉइस्चर, वाटर नहीं है। यहाँ पे वाटर नहीं है। यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट होता है। इसको आप ये समझ लो कि जो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे केमिकल जो डाला हुआ है, ये एयर के अंदर भी कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ नमी होती है, उसको ये सोख लेता है। यानी दिस एयर इज ड्राई। यहाँ पर ड्राई एयर है, सूखी हवा है। तो इस ड्राई एयर में अब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अगर हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये पाते हैं, जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए, उसके अंदर जो नेल्स हैं, अगर हम उसको कुछ समय के लिए, इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए अगर उसको छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर रस्टिंग का प्रोसेस होगा। यानी इन कील पे, जो लोहे की कीलें हैं, इन पे जंग लग जाएगा। रस्टिंग को जंग बोलते हैं, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो यहाँ पे जंग लग जाएगा। बी और सी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें कोई कोरोजन नहीं होगा। क्यों? तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं कि जो रस्टिंग है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक रिएक्शन है। तो आयरन का ऑक्साइड बन जाना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड बनाता है, और ये ऑक्साइड जो है ब्राउन से कलर का होता है। और आपने देखा भी होगा अपने कॉमन एक्सपीरियंस से, लोहे पे जंग लगता है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, पपड़ी से इसके ऊपर जंग की बनने लगती है।
तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए में उनको दोनों मिल गई, एयर एंड वाटर, सेकंड में एयर नहीं मिला और थर्ड में वाटर नहीं मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रस्टिंग है उसके लिए हमें आयरन तो चाहिए ही चाहिए, प्लस वाटर भी चाहिए। वाटर का मतलब मॉइस्चर हो सकता है, हवा में मॉइस्चर हो सकता है, और प्लस एयर चाहिए। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए ही चाहिए अगर रस्टिंग को प्रोसीड होना है। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स प्लस वाटर प्लस एयर, यहां से रस्टिंग शुरू होती है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, अब आप देखो कि वाटर और एयर से हम जनरली आयरन ऑब्जेक्ट्स का, अगर हम नॉर्मल बात करें अपने एनवायरनमेंट की, तो अगर हमारे पास कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई लोहे की चेयर है या कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, उसको हम वाटर और एयर से अलग नहीं रख सकते। हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारे चारों तरफ एयर है, तो आप एयर से उसको अलग नहीं रख सकते। और एयर के अंदर ही मॉइस्चर है, काफी सारा मॉइस्चर होता है, और इतना मॉइस्चर काफी होता है लोहे को जो है वो रस्टिंग के लिए, यानी लोहे को खराब होने के लिए इतना। तो नॉर्मली स्पीकिंग आयरन के केस में जो रस्टिंग है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। तो आयरन की रस्टिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आयरन को वीक कर देती है। समय के साथ लोहे की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने कंडीशंस देख ली कि इन कंडीशंस से रस्टिंग होती है, तो इनके प्रिवेंशन के लिए भी हम वैसा ही काम कर सकते हैं। आयरन की बजाय आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि तो अगर तीन चीजें चाहिए तो तीन चीजों में से कोई एक भी मिसिंग होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, अब रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए एक तो आप आयरन ऑब्जेक्ट छोड़ सकते हो, यानी ऐसा एक ऑब्जेक्ट लें जिसपे रस्टिंग नहीं होती या कम रस्टिंग होती है, उस पर भी धीरे धीरे आएंगे। इनफैक्ट मैं अभी बता देता हूं आपको। तो उसके लिए आप एक अलॉय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स को मिक्स करते हैं। तो पहले डायरेक्टली प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करें तो आप इन तीनों कंडीशंस में से किसी भी एक को रिमूव जब आप कर देंगे देन इट विल बी प्रिवेंटेड। जैसे यहाँ पे बताया गया पेंटिंग, अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट की रस्टिंग वो करना चाहते हो उसके ऊपर पेंट कर दें, पेंट करने से क्या होगा कि एयर से उसका कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी एयर और मॉइस्चर दोनों खत्म हो जाए। ऑयलिंग कर सकते हो, तो ऑयलिंग करने से क्या है, वाटर वाला उसका जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पर ग्रीस भी एक तरह का लुब्रिकेंट है, ऑयलिंग के जैसा ही प्रोसेस है। तो जब आप ये करेंगे तो इससे भी आपको प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में हेल्प मिलेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद और प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, इस टर्म को आप अच्छे से समझ लें। इसको इसमें हम क्या करते हैं, जिंक के साथ कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जैसे वाटर पाइप्स होते हैं आयरन के, तो उनके अंदर जिंक मिला देते हैं। तो जिंक मिलाने से, क्योंकि जिंक मेटल में कोरोजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होती है, तो ये एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन का। क्रोम प्लेटिंग है, एनोडाइजिंग है, और एलॉयज हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं। एलॉयज क्या है, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स करना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पर यहाँ पर आपके बुक में काफी कुछ सारे एलॉय दिए भी हुए हैं, उनको आप अच्छे से अगर याद करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप देखें, आयरन को जनरली लोग ये समझते हैं कि आयरन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन जो होता है जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, दैट इज नॉट स्ट्रांग, दैट इज वीक। वो काफी वीक होता है और वो एक्सपेंड भी बहुत ज्यादा होता है गर्म करने पर। वीक नहीं, इनफैक्ट हम उसको सॉफ्ट करेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। बट व्हेन वी ऐड सम कार्बन टू इट, और कार्बन भी कितना 0.05% आप इसमें कार्बन मिला दें, तो ये आयरन जो है सॉफ्ट से एकदम हार्ड और स्ट्रांग बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। यानी आयरन के अंदर हमने कार्बन को मिक्स किया, उसका एलॉय बनाया, तो आयरन स्ट्रांग हो गया। अब इसके अंदर अगर आप निकल और क्रोमियम, ये मेटल्स होते हैं, इनको अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, आजकल जितने घरों में बर्तन होते हैं
वो इसी स्टील के होते हैं। लोहे का बर्तन कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। स्टेनलेस स्टील का फायदा क्या है कि इसके ऊपर रस्टिंग होती ही नहीं। आप उसको मॉइस्चर में रखो, पानी में डुबो के रखो, स्टील जो होता है इसके अंदर ये स्ट्रांग भी खूब होता है और इसके अंदर रस्टिंग भी नहीं होती। यानी अलॉयज क्या है? अलॉय इज मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स को मिक्स करना है, मेटल के अंदर कोई और दूसरा एलिमेंट मिक्स करना, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और हम वैसा काम करते हैं जिन प्रॉपर्टीज से हमें हेल्प मिलती है, हमें बेनिफिट होता है। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल, एक दो टर्म्स और हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। जैसे हमने जिंक के साथ देखा, अगर जिंक के साथ हम किसी मेटल को मिलाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह मरकरी भी एक, मरकरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक लिक्विड मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। मरकरी के साथ अगर हम किसी का अलॉय बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम अमलगमेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमलगमेशन। ये एक चीज हो गई अमलगम, प्रोसेस इज अमलगमेशन, और एलॉय को अमलगम बोलते हैं। अमलगम इज एक उसमें मेटल जो है वो मरकरी होगा और दूसरा कोई भी हो सकता है, तो वो एक अमलगम हो गया। यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल हैं, उनको आप अच्छे से कंपोजिशन उनकी याद कर सकते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज है जो कॉपर और टिन से बनता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ब्रॉस और ब्रोंज ये ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं है, जबकि आप देखो कॉपर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर के अंदर टिन मिलाने से या जिंक मिलाने से, टिन मिलाने से वो अच्छा कंडक्टर नहीं रह जाता। ठीक है। और यहाँ पर सोल्डर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वहां पर उनको, उनके पार्ट्स को जोड़ने के लिए, मेल्ट करके मेटल को जोड़ने के लिए काम आता है सोल्डर। वो टिन, लेड और टिन का बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ये वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को वेल्ड करने के ये काम आता है। ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि जो हमारा बेसिक कंडीशन है रस्टिंग का, उसको हम, उसमें से हम एयर मॉइस्चर हटा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं उसके ऊपर, या कोई ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर हम ऐसी मेटल या ऐसा एलॉय ले सकते हैं जिसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती। तो ये सब एग्जांपल्स हमें समझने होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, दैट इज अबाउट द गोल्ड प्योरिटी। नॉर्मली जो प्योर गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी को हम कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट का गोल्ड होता है। और अगेन जैसे मैंने आयरन का बताया था, ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो इतना सॉफ्ट आयरन से हम ज्वेलरी या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फिर हम उसके अंदर सिल्वर या कॉपर को मिला देते हैं, तो जितना हम मिलाते हैं उतनी उसकी परसेंटेज प्योरिटी कम हो जाती है। तो इंडिया में जनरली 22 कैरेट का गोल्ड हम यूज करते हैं, 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स। तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितने परसेंट ये बनेगा, यानी 22 पार्ट्स में 2 और 1 पार्ट में कितना होगा, 2/22 और इंटू 100 करके आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। यानी 24 कैरेट को आप अगर 100% काउंट करते हो तो 22 को कितने परसेंट होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ है आयरन पिलर का। अगर आपने कभी इसको देखा हो, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास ये आयरन पिलर है, और इस आयरन पिलर को 16 इयर्स एगो ये बनाया गया था। तो इस आयरन पिलर के बारे में खास बात यह है कि इतना भारी भरकम आयरन का पिलर होते हुए भी जिसके चारों, इसको तो बिल्कुल ओपन में ये है, एयर वहां पर है, मॉइस्चर वहां पर है, सालों साल से खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कभी भी इसके अंदर रस्टिंग नहीं हुई, कोरोड नहीं हुआ, ये गिरा नहीं, वीक नहीं पड़ा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इसके ऊपर कोटिंग है जो आयरन ऑक्साइड, आयरन का एक मैग्नेटिक ऑक्साइड, हम Fe3O4 ये एक ऑक्साइड है। इसकी लेयरिंग इसके ऊपर हो गई है, बनाते हुए, फिनिशिंग करते हुए इस तरह के सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण अब ये लेयर बन गई है, इसके इर्द गिर्द ये एक लेयर बन गई है, और ये लेयर इसको आगे कोरोजन से रोकती है। ठीक है, इसको ये आगे कोरोजन से रोकती है। एक आध मूवीज में भी ये दिखाया गया है। मान्यता इसकी है, पता नहीं वो कितना सच है। लोग इसके जाते हैं इसके पास और इसको हग करने की कोशिश करते हैं। इसके, अगर हम इसको ऐसे हग करते हैं और हमारे हाथ मिल जाते हैं इसको,
इनफैक्ट इसके आगे खड़े होकर पीछे से हाथ मिलाते हैं, इसके राउंड डाल के पीछे से हैंड्स अगर हमारे आपस में मिल जाते हैं तो बोलते हैं उससे कि आदमी जो मांगता है वो मुराद उसकी पूरी हो जाती है। ये एक मान्यता है, इसका साइंस नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही आपका कोरोजन एंड मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में आई थिंक वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। एक पूरा चैप्टर का एक बार रिकैप कर लेते हैं। अलग अलग वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। एलिमेंट्स को आप मेटल नॉन मेटल में देख सकते हो, ये हमने बता दिया था। मेटल्स ज्यादा होती हैं, नॉन मेटल्स संख्या में कम होती हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में लस्ट्रस हो गया, मैलिएबल, डक्टाइल, ये सब गुड कंडक्टर हैं। इसके साथ साथ इनके एक्सेप्शंस आपको बहुत ध्यान रखने हैं। मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है मीन्स समथिंग विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो ना एसिडिक हो और ना बेसिक हो, वो कहलाती है, सॉरी, विच इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक। थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एम्फोटेरिक और एक होता है न्यूट्रल। अगर कोई चीज ना एसिडिक हो ना बेसिक हो तो उसको न्यूट्रल कहते हैं, और जो दोनों हो उसको कहते हैं हम एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये टर्म है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी पूरी की पूरी, की पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी की हमने एक पूरी सीरीज पढ़ी, और वहां पर हमने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो वीक मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे एक कंप्लीट वीडियो हमने देखा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अर्थ क्रस्ट से हम और हमें मिलता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। फिर हमने एलॉयज के बारे में पढ़ा, और कोरोजन के बारे में हमने आज ही पढ़ा है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप you got all the important concepts, and in case of any query you can write down to me. Thank you.